हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से पहले हम ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स which have a conductivity between conductors, generally metals, and non-conductors or insulators such as ceramics, plastic, etc. तो क्या क्या है ये यहाँ इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड और प्योर एलिमेंट सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर की जैसे सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, क्या कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैं। गैलियम आर्सेनाइड को कैसे लिखते हैं? गैलियम आर्सेनाइड ये क्या है? कंपाउंड सेमी कंडक्टर है ये। ठीक है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एलिमेंट्स है। ठीक, अब अगली बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इसके टाइप को डिवाइड करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि बैंड स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो बैंड स्ट्रक्चर में क्या था, ये आपका कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था, और इस गैप को क्या बोलते थे हम लोग? एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आ रहा है कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो एनर्जी बैंड गैप क्या होगा? रिड्यूस होगा। एनर्जी बैंड गैप क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर सिलिकॉन का बैंड गैप मैं लिखूं, अगर ईजी लिखूं और वो 0 केल्विन पे। ठीक है, 0 केल्विन पे सिलिकॉन का जो ईजी में लिखता हूँ वो होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर सिलिकॉन का ही अगर मैं ईजी लिखूं यानी कि एनर्जी बैंड गैप लिखूं किस टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे, तो वो क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर दिया हमने, ये 0 केल्विन पे लिया तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जब हम 300 केल्विन लिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर जर्मेनियम की बात करूँ तो जर्मेनियम का ईजी जो होता है वो 0 केल्विन पे कितना होगा? वो होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट बता दे रहा हूँ, ईजी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर मैं जर्मेनियम की ही बात करूँ और इसका एनर्जी बैंड गैप 300 केल्विन पे मैं अगर फाइंड करूँ तो 300 केल्विन पे इसका एनर्जी बैंड गैप आ जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पे ये इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, ईजी की वैल्यू क्या डिक्रीज हुई है, यहाँ पे भी ईजी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है? ईजी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं इन ए सेमीकंडक्टर ईजी डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर। ये हमारा एक डेफिनेशन आ गया, यानी कि जो ईजी है वो क्या है? ईजी जो है, ईजी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि कुछ और भी डिफिनेशन, छोटे छोटे डिफिनेशन, उनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगला डिफिनेशन जो है वो मोबिलिटी का है। तो मोबिलिटी क्या होती है? अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मोबिलिटी क्या होती है? तो मोबिलिटी का अगर डिफिनेशन बनाया जाए तो डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स अगर मोबिलिटी को मैं डिनोट करता हूँ म्यू से, ठीक है, म्यू से डिनोट करता हूँ, तो इसकी जो डिफिनेशन आएगी या एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और इसको अगर टर्म के फॉर्म में लिखें तो वी डी से वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसका अगर यूनिट मैं देखूं तो वेलोसिटी का क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड। किसी किसी एग्जाम में ये यूनिट पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट क्या होता है, पूछ लेता है कि ये एग्जाम में ये पूछ लेता है अक्सर कि मोबिलिटी की यूनिट क्या है। ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है वो होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है जनरली। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, म्यू ई से, तो होल की मोबिलिटी को म्यू एच से या म्यू पी से, म्यू एच या म्यू पी से, म्यू एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जनरली क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, अब बात आता है कि अगर मैं बात करूं, दो एलिमेंट सेमीकंडक्टर हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं, जर्मेनियम है और क्या आपके पास, सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो जर्मेनियम की अगर बात करूं मैं, तो इसकी जो मोबिलिटी होती है या कंडक्टिविटी जो होती है वो हायर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, हायर कंडक्टिविटी होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी मोबिलिटी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, यानी कि हम इसको किस डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एप्लीकेशन कहाँ होगा इसका, जहाँ पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी की नीड होगी, हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस बनाने में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, तो सिलिकॉन में क्या होगा कि रिलेटिवली क्या होगा कि ये इसकी मैं बात करूँ तो ये जो होगा ये मोर स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, सुटेबल फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन, स्विचिंग एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ ऑन ऑफ करना हो, क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉलर लीकेज करंट होता है। ठीक है, इससे यानी कि इससे हम लोग हाई पावर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हाई पावर हैंडलिंग करना होगा हमको, वहाँ पे हम लोग इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाई पावर हैंडलिंग। ठीक है, अब एक और यहाँ पे बात निकल के आ रही है मोबिलिटी के बारे में ही, तो मैं यहाँ पे भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं मिटा दूंगा इसको। ये बात आ रही है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोबिलिटी पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोबिलिटी पे। तो मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ओके, मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे मोबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, कैरियर्स जो हैं वो रैंडम मोशन करेंगे, जिससे उनको एक पाथ नहीं मिलेगा और मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होगी। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया, ये चीज़ हो गई आपका मोबिलिटी, थोड़ा सी डिफिनेशन थी मोबिलिटी की। अब अगर मैं बात करूं मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व कैसा बनेगा, तो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, पहले इसको हम लोग रब कर देते हैं, फिर मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ कर्व देखेंगे, फिर मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हम लोग कर्व यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो जो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होता है कुछ ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस जो शो हो रहा है वो डिनोट कर रहा है मोबिलिटी को। ठीक है,
और एक्स एक्सिस जो डिनोट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट वोल्टेज पर सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो ये कर्व बनेगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ये मान लीजिए आपके पास 10⁻³ है, और ये 10⁻⁴ है, और ये 10⁻⁷ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या एरिया है, ये स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये एरिया लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, हाई होगा क्या, मोबिलिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा तो मोबिलिटी हाई होगी, और वो कांस्टेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उस समय मोबिलिटी क्या होगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। कहाँ तक, 10⁻³ अबाउट 10⁻³ तक कांस्टेंट रहेगा और हाई रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, ठीक है। और डिक्रीज कैसे होगा, ये जो डिक्रीज होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, अंडर रूट इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि ये लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के रूप में डिक्रीज होगा। उसके बाद लीनियरली डिक्रीज होगा, लेकिन लीनियरली डिके होगा। तो ये जो ग्राफ बन के आ रहा है आपका, ये जो ग्राफ बन के आ रहा है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। एक इक्वेशन भी आता है यहाँ पे, वी डी इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन ई, मीन्स वी डी जो है, जैसे कि आप अभी हमने यहाँ पे वहाँ पे देखा था कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, वी डी अपॉन ई होता है। ये होता है मोबिलिटी की डेफिनेशन, या डेफिनेशन से पता चला था हमें, ठीक है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे, किसके बीच का ग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ, वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा फिर से वही है, एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, वीडी को, ठीक है। और सेम उसी तरह यहाँ पे भी ये आपका रहेगा लेसर इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। जब लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस समय लीनियरली इंक्रीज करेगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये लीनियर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पे 10⁻³ तक क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। उसके बाद सब लीनियरली इंक्रीज करेगा, ये देखिए सब लीनियरली इंक्रीज करेगा 10⁻⁴ तक। उसके बाद क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि ये अबाउट कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, या इसे कह सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ। अब हम लोग आते हैं तो एक और रूल है, यहाँ देख लेते हैं, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या होता है, मास एक्शन लॉ आप लोग पढ़े होंगे या शायद नहीं पढ़े होते, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, केवल इक्वेशन बता रहा हूँ, बाद में इसको डिफाइन किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई अगर मटेरियल है तो इंट्रिंसिक मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंटू नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, या कह सकते हैं अगर मान लीजिए पी टाइप का है, या कह सकते हैं होल होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसमें, जनरली हम लोग माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड करने में हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एन, अगर मान लीजिए पी टाइप है, ठीक है, पी टाइप है, तो मेजॉरिटी क्या होगा इसमें, होल होगा, और माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, एन स्क्वायर, उस मटेरियल का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर यानी कि होल, ठीक है। और एन टाइप के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एन टाइप के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू NI स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। यहाँ से आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक क्या था कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।
कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके। अब हम लोग आएंगे अब किस पे आएंगे हम लोग, आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आप लोग को पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है इनका? इनका टाइप होता है, फर्स्ट टाइप जो है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है डोपिंग के आधार पे। पहला होता है पी टाइप और सेकंड वन जो होता है वो होता है एन टाइप। ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसकी डिफिनेशन क्या करें? ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें कोई भी डोपिंग नहीं किया गया है, कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आइदर ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन और क्रिस्टल डिफेक्ट। इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? या तो थर्मल एक्साइटेशन, अगर टेम्परेचर देकर अगर कोई उसमें टेम्परेचर की वजह से अगर करियर मूव कर रहे हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसमें डिफेक्ट हो। डिफेक्ट मीन्स कि जहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कैरियर्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो, वहाँ पे कोई भी कैरियर उपलब्ध ना हो, वहाँ पे ना हो, तो उसकी जगह क्या होगा कि दूसरा कैरियर उसका प्लेस लेगा, और जो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें कैरियर का ट्रांसपोर्टेशन होगा और वहाँ से उसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक, दो मेन तरीका है, टू मेन वे है कि जिससे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन करा सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल जैसे पहले बताया हूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जनरली द मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्री। ओके। और अदर कुछ हैं कि जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इंडियम एंटीमोनाइड हो गया, ये सब क्या है, ये भी जनरली यूज होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है इंफ्रारेड एलईडी बनाने में। गैलियम आर्सेनाइड का यूज कहाँ होता है? इंफ्रारेड एलईडी बनाने में। ठीक है। ये क्या करता है? इंफ्रारेड लाइट को इमिट करता है। क्यों? क्योंकि एक और चीज यहाँ पे ये बात ये है कि गैलियम आर्सेनाइड जो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है। और ये जो आपको सिलिकॉन, और ये हो गया आपका गैलियम आर्सेनाइड। और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर हैं। ये आपको बाद में समझाया जाएगा डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमने क्या किया कि एक सिलिकॉन का एटम लिया। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि सिलिकॉन के एटम में आपको पता होगा, मान लीजिए सिलिकॉन है अगर, ठीक है, तो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास इसका बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, उसका यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 5 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि यहाँ बनाया गया है, तो इसको क्या हो सकते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मान लीजिए कोई, अगर हम क्रिस्टल ले रहे हैं या कोई टुकड़ा ले रहे हैं सिलिकॉन का, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही सिलिकॉन होगा उसमें मिलियंस ऑफ सिलिकॉन होंगे, मिलियंस ऑफ सिलिकॉन के एटम होंगे। तो क्या होगा कि वो आपस में कनेक्ट होंगे। और कैसे कनेक्ट होंगे? वो कनेक्शन का ये होगा कि वो जो होगा वो नियर, जो इसके पास में जो भी सिलिकॉन होगा उससे ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नीचे। अब हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैं बैंड डायग्राम भी बनाया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंड डायग्राम है, यहाँ पे बैंड डायग्राम है। ठीक है। ये जो बैंड डायग्राम है वो K = 0 केल्विन पर बैंड डायग्राम है, और ये जो बैंड डायग्राम है वो K = 300 केल्विन पर डायग्राम है। ठीक है। इसके साथ में इसका लेटिस स्ट्रक्चर है, इसके साथ में इसका लेटिस स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक सिलिकॉन जो दिख रहा होगा, ये सिलिकॉन जो है, एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से कनेक्ट है? इसके चारों तरफ जो सिलिकॉन है उससे कनेक्ट है। जैसे ये सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की मैं बात करूँ अगर, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड है। ये इससे कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कहता है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड कहता है। और जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसको क्या होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके वेन डायग्राम को देखें तो क्या होता है, जीरो केल्विन पे क्या होगा, जीरो केल्विन पे ये होता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए कोई भी फ्री नहीं है, मीन्स कि सभी एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब क्या होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा कि कंडक्शन जो है, कंडक्शन नहीं होगा। जब कंडक्शन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी इक्वल टू जीरो होगी, कंडक्टिविटी जीरो होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। देखिए एक्चुअली है नहीं इंसुलेटर, बट किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ये इंसुलेटर की तरफ। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसके बाउंड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस बैंड में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन देखिए कंडक्शन बैंड में नहीं। ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड है, ये भी क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये भी क्या है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, वैलेंस बैंड में है। अब क्या होगा, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, ये फ्री हो गया, टूट गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, फ्री हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये पहुंच गया मान लीजिए यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन टूटे तो चार होल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 4 होल जनरेट हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ, वैलेंस बैंड में है। तो इस तरह से इसमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, जिससे क्या होंगे कि वो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो किससे हुआ, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हुआ है। ठीक, अब लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसमें टोटल करंट क्या होगा। इसमें एक बात आती है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल। कोई ये नहीं कहेगा यहाँ पे कि केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो हुआ है, किसकी वजह से भी फ्लो हुआ है, होल की वजह से भी करंट फ्लो हुआ है। तो करंट किसकी वजह से फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल करंट क्या है, आई ई प्लस आई एच, मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है और होल की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी का एक फेमस इक्वेशन है जो कि ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। ठीक है, ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है। अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक में ले रहा हूँ तो सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ देखिए, ये जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, उसको मैं एन से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो एन जब दोनों हो जाएगा तो हम कॉमन ले सकते हैं, एन कॉमन ले लेंगे, एन बाहर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, बस चार्ज दोनों पे सेम होता है, बस क्या होता है कि प्लस माइनस का अंतर होता है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, और मोबिलिटी दोनों की अलग होती है, अगर सेम होती तो हम लोग एक ही लिखते, तो यहाँ पे मोबिलिटी अलग होती है, इसलिए ये जो इक्वेशन आ रहा है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन है किसका, ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आ रही है एक चीज और यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। समझाना ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी डिक्रीज होती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सिग्मा है, कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, इस इक्वेशन में देखिए, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बट ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसको कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरा, दोबारा लिखूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए
मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी का इक्वेशन लिख रहा हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू एच, ठीक है, म्यू एन प्लस म्यू एच। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा, मोबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हुई। इसका मतलब सिग्मा क्या होना चाहिए, सिग्मा डिक्रीज होना चाहिए, बट नहीं, ये गलत है। सिग्मा क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे कैसे इंक्रीज होता है, देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी जो वो तो इंक्रीज होती है, बट उसी टाइम पे, उसी टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, ये सॉरी ये डिक्रीज होगा, यहाँ पे मोबिलिटी डिक्रीज तो होती ही है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, बट उसी टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर इंक्रीज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, कैसे, क्या होता है कि थर्मल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर देते हैं तो थर्मल इफेक्ट की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड, ठीक है। और उससे क्या होगा कि कंडक्टिविटी लार्जर वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू मोबिलिटी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, ओके, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो अगर आज का वीडियो आपको लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई आपको सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।